स्वागत है आपका डायलॉगस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे पर आज जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस के ऊपर अटैक किया, उन्होंने इमोशनल पिच का इस्तेमाल करते हुए फिर से नामदार कामदार वाली बात को फिर से दोहराया। किस तरह से छठ पूजा को राहुल गांधी ने ड्रामा करार दिया और किस तरह से जंगल राज की उन्होंने याद दिलाई और 2001 का एक गोलू कांड, यानी कि एक बच्चे की अपहरण करके हत्या कर दी गई थी मुजफ्फरपुर के इलाके में, उस कांड की फिर से याद दिलाई। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले जो बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी मीटिंग हुई थी, रणनीतिक मीटिंग हुई थी, जिसमें कि प्रधानमंत्री और अमित शाह ने बीजेपी के नेताओं को कहा कि जब तक आप जंगल राज की स्पेसिफिक घटनाओं को, यानी कि उस दौर की यादों को ताजा नहीं कराएंगे, तब तक एक तरह से एक पूरी नई पीढ़ी आ चुकी है जिसे जंगल राज का पता नहीं है। तो शायद इसलिए प्रधानमंत्री ने उस गोलू अपहरण कांड की याद दिलाई। प्रधानमंत्री के भाषण की मुख्य बातें क्या रही, प्रधानमंत्री का जो मैसेज है वो किस तरह से बिहार चुनाव को ड्राइव करना चाहते हैं, तो इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। और हमारे साथ तीन मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं, जो कि शीतल पी सिंह जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रविंद्र शेरौन सीनियर जर्नलिस्ट, और शिव कुमार जी जो जन स्वराज के नेता हैं। उनसे भी बात करेंगे कि प्रधानमंत्री के इस तरह से अटैक करने का और नामदार कामदार वाली बात याद दिलाने का, छठ पूजा को लेकर जिस तरह से उन्होंने बात कही और जिस तरह से कहा कि दो युवराज, यानी कि दो देश के बड़े घराने के भ्रष्ट नेता और दूसरा बिहार के राजघराने के भ्रष्ट नेता, जो कि दोनों बेल पे हैं, उन सबकी भी उन्होंने याद दिलाई। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले शीतल जी आपसे कि प्रधानमंत्री की जो भाषण को अगर हम डिकोड करें तो क्या समझते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री उस जंगल राज की याद दिला रहे हैं, क्यों वो छठ पूजा की बार बार बातें कर रहे हैं, किस तरह से राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव को, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव के ढेर सारे वादे हैं जिससे शायद जनता प्रभावित हो सकती है, और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई इनकी बातों का क्या है, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, क्योंकि ये भ्रष्ट परिवार के युवराज हैं और झूठे वायदों की इन्होंने दुकान सजा दी है। दूसरी तरफ उन्हें यह भी याद दिलाना है कि किस तरह से जंगल राज था। तो आप कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को? देखिए, बिहार में जो कुछ हो रहा है, और वैसे तो पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत में, और वैसे तो पूरे भारत में जो कुछ हो रहा है, जो राजनीतिक क्रम है उसमें क्या है कि जो सामाजिक संघर्ष है वो राजनीति में हमें व्यक्त होता हुआ मिलता है। समाज में संघर्ष ये है कि समाज के एक छोटे हिस्से के पास बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे उसके पास जो भी हमारे देश की दौलत है, किसी भी तरह की, चाहे शैक्षिक हो, ज्ञान की हो या अर्थ की हो, वो उस पर जो नियंत्रण का संघर्ष है, वो संघर्ष प्रतिबिंबित होता है बिहार में बहुत ज्यादा नंगे रूप से। इसलिए सामने आता है क्योंकि वो हमारे जो आर्थिक विपन्नता के आंकड़े हैं उसमें बिहार सबसे तलवे में है, सबसे नीचे है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो अभी मोकामा में थोड़ी देर पहले एक गोलीबार हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई है। जनसुराज और के जो पटना, कैंडिडेट हैं उनके रिलेटिव की हत्या हो गई है। अच्छा, हाँ, मतलब इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, बहुत मैं नहीं जी। देख सका, जितना देख सका हूँ। पटना में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। और ये सही है कि पूरे सब जगह पुलिस वगैरह के बहुत सारी उसकी कुशलता में वृद्धि भी हुई है, तो बहुत सारे उस तरह के गैंग्स नहीं हैं। लेकिन फिर भी जो बहुत सारे गैंगस्टर्स हैं वही सब सभी दलों को प्रिय होते हैं और सब लोग उनको अटेंड करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब चीजें विद्यमान हैं। लेकिन दोनों दलों में, जो दोनों ग्रुप्स में जिस तरह से टिकटों का वितरण हुआ है, वो उस करेक्टर को परिभाषित करता है। एक तरफ हम देखते हैं कि बीजेपी की लिस्ट में आधे के आसपास सवर्ण जातियों के लोग हैं, जिनकी संख्या आबादी में उस तरह से बहुत कम है। मतलब 12-13% हिंदू सवर्ण है, और 12-13% में वो करीब 48 या 49 टिकट्स हैं उनके, जो उन्होंने उनको दिए। तो ये दिखाता है कि आप किसकी आपकी जो मतलब राजनीतिक केंद्रीयता है वो किस पक्ष में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दूसरा पक्ष है उसमें उन्होंने एक जाति विशेष जो उनके साथ है, लेकिन पिछड़ी जाति है और जिसकी संख्या अच्छी है, वहाँ वहाँ के समाज समाज में उसका अलग तरह का रोल है। और जो एक तरह से आप कहें कि कई बार नकारात्मक छवि के लिए भी जिसका उपयोग हो पाता है, जैसे ये जंगल राज का जो मामला है वो उससे जुड़ता है जाके, तो उन्होंने हम्म। उस हिस्से में ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। तो ये उस सामाजिक अंतर्विरोध में वहाँ चुनाव ये हो रहा है। ये अंतर्विरोध तो अभी एक चुनाव या दो चुनावों से हल नहीं होने वाले हैं। 4-5 चुनाव से, इसके पहले नीतीश जी रहे, उसके पहले लालू जी और उनका परिवार रहा,
नीतीश जी भी पिछड़ी जातियों से आते हैं, लेकिन उनको सवर्ण जातियों के ग्रुप ने अपने साथ जोड़ रखा है, और सवर्ण उनके जमाने में अपने को तुलनात्मक रूप में ज्यादा सुविधाजनक पाते हैं, और लालू जी के जमाने में असुविधाजनक पाते हैं। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में वहां का चुनाव हो रहा है। इसमें अकलियत की एक अलग भूमिका हो जाती है, क्योंकि आज जो राजनीति है वो अल्पसंख्यक समाज के डर से बहुसंख्यक समाज को गोलबंद करने की राजनीति है। राजनीति जब मुख्य मुद्दों पर नहीं, मूल मुद्दों पर नहीं होती, तो इस तरह के सुपरफिशियल मुद्दों को प्रमुख मुद्दा बना लेती है। तो हमारी राजनीति का प्रमुख मुद्दा इस समय एक अल्पसंख्यक तबके से बहुसंख्यक तबके के डर पर आधारित है। तो ये एक हिस्सा होता है। तो वो उसके वोट को छीनने की एक अलग कवायद चलती है। उसमें बहुत तरह के टुकड़े, अगर वो सीधे नहीं आ पाता तो उसमें कोशिश होता है कि उसका बंटवारा हो जाए। ये सब भी वहां हो रहा है। और हम्म। एक नया प्रकल्प आया है जो कह रहा है कि हम इस सब से आपको निजात दिला देंगे, जो जाति का सवाल है और जो विकास का सवाल है। और वो एक एक यूटोपियन थ्योरी दे रहा है, जैसा केजरीवाल साहब ने एक जमाने में दिल्ली में दी थी। और वो जो सज्जन दे रहे हैं वो पहले चुनाव उनाव के बहुत लोगों के संचालन करते रहे हैं। वो भी एक चीज बन गई है। तो ये सब चीजें मिलके बिहार के चुनाव को बड़ा रोचक बना चुकी हैं। लेकिन ये साफ है सारे सर्वेक्षणों में, और जो भी हम लोगों के पास अध्ययन करने के तौर तरीके हैं, कि मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों ग्रुप्स के बीच में है, जो मुख्य ग्रुप्स हैं, एनडीए हो और इंडिया हो। मुख्य मुकाबला इन्हीं के बीच है। और चूंकि अब इन दोनों के लोग, पहले राहुल गांधी मैदान में उतरे नहीं थे, वो प्रतीक्षा हो रही थी, निराशा भी हो रही थी, आलोचना भी हो रही थी, लेकिन अब वो कल से मैदान में है। आज भी मैदान में है, कल भी मैदान में थे। प्रियंका गांधी का भी सब चल रहा है, और तेजस्वी और अखिलेश भी आज तो मैदान में है। तो कुल मिला जुला के अब मोर्चा एकदम आखिर में है। अभी तक एनडीए ने, जैसा कि ज्यादातर राज्यों के चुनाव में उसका घोषणा पत्र एकदम वोटिंग होने के एक दो दिन पहले ही आता है, इस हम्म। मामले में भी यही हो रहा है कि कल परसों में वो आने वाला है, शायद हम्म। कल आने वाला है। तो बिल्कुल आखिर में, लेकिन वो एक्चुअली इस पर घोषणा पत्र पर चुनाव वो नहीं होता। एनडीए के चुनाव लड़ने की विधियां और योग्यता दूसरी है, और वो सारी क्षमता के साथ मैदान में है। देखते हैं क्या होता है। हम जी। लोग उस पर अ, देखेंगे आपके जी। साथ। जी। जी रविंद्र, आपसे जानना चाहूंगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री की जो मजबूरी है या स्ट्रैटेजी जिसको कहें, कि पुराने जंगल राज की मेमोरी को फिर से रिवाइव करना, क्योंकि एक पूरी पीढ़ी आ चुकी है, 20-25 सालों में नई पीढ़ी है। तो पुरानी जो पीढ़ी है उसको जंगल राज का याद होगा, और शायद इसलिए केस स्पेसिफिक उन्होंने गोलू अपहरण कांड की याद दिलाई प्रधानमंत्री ने। दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव के वादे हैं, जिसको कि प्रधानमंत्री रिडिक्यूल कर रहे हैं, या बीजेपी एनडीए का जो पूरा कैंपेन है वो रिडिक्यूल कर रहा है कि भाई जो लोग जमीन लिखवा लेते हैं अपने नाम पे, उनके वादों का क्या। तो इस तरह से एक जो प्रॉमिस है उसको निगेट करना, और दूसरी तरह से जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है एनडीए के पास में जंगल राज का, उसको कैसे उस मेमोरी को याद दिलाना। नमस्कार शंकर भाई, शीतल जी, आपको भी नमस्कार, सबको नमस्कार। देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण को तो अब सुनने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। 2015 का कोई भाषण उठा के देख लो तो भी यही बातें बोलते थे, आज भी यही हम्म। बातें बोलते हैं। तो आप बताइए ना, 20 साल की सरकार में क्या फायदा हुआ फिर? अगर वही बातें बोलनी थी तो टेप रिकॉर्ड से सुना देते, लोग सुन लेते उन्हीं बातों को। वही जंगल राज की पुरानी कहानी, वही सब बातें सुन रहे हैं। भाई कभी कम से कम लोगों को इस बात के लिए तो थोड़ा सा भरोसा दिलाओ ना। 11 साल से आपकी हुकूमत है, 20 साल से नीतीश कुमार हैं, थोड़ा बहुत अचीवमेंट तो किया ही होगा। ऐसी तो कोई सरकार नहीं हो सकती है कि उसने कोई अचीवमेंट ना की हो। और लालू यादव ने जो किया है वो तो बिहार की जनता जानती ही है। भाई हम्म। 2015 में भी यही प्रधानमंत्री ने तमाम बातें बोली, लेकिन जब अकेले चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी, तब तो लोगों ने लालू यादव को एक्सेप्ट किया ना नीतीश कुमार के साथ। तो ये तमाम बातें जो है, ये कहीं ना कहीं वही हमारा जो सोसाइटी है और पूरा जो इलेक्ट्रल सिस्टम है उसको पीछे की तरफ धकेलती हुई दिखती हैं। आम आदमी को आप अपने साथ लेके चलना नहीं चाहते हैं। या आम आदमी जब आपसे सवाल पूछे तो उनको उस तरह की बातों में जो कि या तो इमोटिव इश्यूज हों। अब छठ मैया, भाई साहब, छठ मैया का अपमान कौन कर देगा इस देश में? लालू, ये राहुल गांधी के कहने से हो जाएगा अपमान? अरे जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, उनका कौन अपमान कर देगा? और कौन हमारी दिवाली का अपमान कर देगा? कौन होली ईद का? कोई कर सकता है क्या ये? लेकिन और क्या? वो भी जो राहुल गांधी ने कहा था, वो डायरेक्टली छठ मैया को नहीं कह रहे थे, वो तो कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री के लिए एक अलग से यमुना बनाई गई थी, और वोट लेने के लिए प्रधानमंत्री डांस भी कर सकते हैं, नाच भी सकते हैं। उसको बीजेपी ने घुमा दिया कि वो छठ मैया का अपमान कर रहे हैं। अब ये तो सौरभ भारद्वाज ने कही।
सौरभ भारद्वाज वीडियो बना रहे थे वहां पे खड़े होके, उसके बाद हम्म, सारे देश ने उठाया उस मुद्दे को, तो सबसे पहले तो सौरभ भारद्वाज ने वो बात कही। तो ये तो वही तो हैरानी की बात है ना। शंकर भाई देखिए, आज के दौर में, और बिल्कुल सही बात शीतल जी ने कही है कि जो प्रदेश इतने गरीबी के इलाके में रहता हो, आप देखिए जो सबसे गरीब इलाका इस देश में था वो केबी का जो आपका उड़ीसा में है, उसके बाद अगर बुंदेलखंड और उसके बाद बिहार का इलाका है, उस गरीबी की इंतहा हो गई वहां पर। वहां पर आज भी कितने फीसदी लोग हैं जिनके 50,000 से 4-5% लोग हैं जिनकी 50,000 से ऊपर की इनकम है। उस इलाके में आप वही पुरानी बातें दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं बातों पर अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं एक चीटिंग है आम मतदाता के साथ। आप उसको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी बस वोट मिल जाए। और मुझे इस बात पर भी हैरानी हो आरजेडी की भी, भाई एक व्यक्ति जो इस प्रदेश का मुखिया है, मुख्यमंत्री है, उसकी सेहत को लेकर वो लोग आक्रामक नहीं है। मैं इस बात पे हम्म, बड़ा हैरान हूं। राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, तेजस्वी रैली कर रहे हैं, और खूब इनके फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, वो उस मुद्दे पर उठा ही नहीं रहे। देखो शंकर भाई, ये देश वो है जिसने देखा है कि अगर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में हिंदुस्तान के बड़े नेताओं को जानकारी होती, तो इस सब कॉन्टिनेंट का भाग्य दूसरा होता। अगर हम्म, हमको पता होता कि मोहम्मद अली जिन्ना बीमार हैं, तो शायद हिंदुस्तान का तकसीम ना होता। तो जब इतने बड़ा हम लोग इतिहास में देख चुके हैं व्यक्ति के सेहत को लेकर के, तो क्या आज 12 करोड़ बिहारी जब एक व्यक्ति को चुनने वाले हैं, तो उनकी सेहत का जानकारी नहीं मांगनी चाहिए क्या विपक्ष को? वो भी तब वो जो प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं है, उनके घर का, उनकी बीपी की गोली से लेके उनकी चाय का खर्चा, हर चीज बिहार के करदाता देता है। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री है, भाई उनके घर का तो सारा खर्चा यही लोग देते हैं, बिहार के लोग देते हम्म, हैं। तो वो हम्म। जब सारा खर्चा देते हैं, तो उनकी सेहत को कैसे व्यक्तिगत चीज हो सकती है? ये बात बिल्कुल सार्वजनिक की जानी चाहिए, लेकिन उतनी आक्रामकता के साथ इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। या तो फिर इनको जिस तरह की बातें चल रही हैं कि भाई कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता देख रहे होंगे कि अगर चुनाव के बाद जरूरत पड़े तो ताल्लुकात अपने बने रहें, और नीतीश कुमार अगर इधर आएंगे तो फिर ज्यादा दिक्कत ना हो इधर लेके आने बिल्कुल, क्योंकि उसमें तो खतरा यही है ना कि एक तो वो खिड़की भी खुला रखना चाहते हैं। उनका टारगेट ये है कि बीजेपी को टारगेट करो, क्योंकि नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है, जो वुमेन है, और जो नीतीश कुमार से जो सिंपैथी रखते हैं कि उन्होंने बिहार में एक डेवलपमेंट किया, वो भी नाराज हो जाएगा अगर वो उन नीतीश कुमार की उम्र और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पे हमला करेंगे। क्योंकि इस देश में हम लोगों ने देखा है कि नरसिम्हा राव को भी एक्सेप्ट किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जब उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ तो उस दौर में वो पार्लियामेंट आते थे, लेकिन वहां पे हम जैसे जर्नलिस्ट जब जाते थे तो एसपीजी के जो लोग कहते थे कि नहीं, अटल जी को आप इस स्वरूप में मत दिखाइए कि अटल जी व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। तो एक तरह से इस देश में लोगों ने स्वास्थ्य के कारण से जो राजनेता पिछड़ रहे हैं, लेकिन वो शासन कर रहे हैं, तो लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो शायद इसलिए तेजस्वी यादव इस बात को जानते लगे। हुए वो सिंपैथी फैक्टर के कारण उनको लगता है कि अटैक करने से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है शंकर भाई, लेकिन देखिए ये तो संवैधानिक पद्धति है। हम्म, संविधान में इस बात का जिक्र है, जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट है उसमें इस बात का जिक्र है कि एक व्यक्ति, उसमें शारीरिक स्वास्थ्य का जिक्र नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य का जिक्र है। हम्म, शारीरिक रूप से तो कोई भी आदमी स्वस्थ हो या ना, कैसा भी स्वास्थ्य हो, उसका तो जिक्र ही हम्म, नहीं है। लेकिन मानसिक तौर पर आप स्वस्थ हैं कि नहीं हैं, ये तो कानूनी बाध्यता है, इसका तो कोई इलाज ही हम्म, नहीं है। तो वो कम से कम इशू बिल्कुल रेज करने की जरूरत है। तब तब जब एक बरस पहले, ठीक एक साल पहले 2024 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री वो लकीर खींच चुके हैं भुवनेश्वर में। हम्म, भुवनेश्वर में जाके वो वहां के मुख्यमंत्री की सेहत की चिंता जाहिर कर चुके हैं। तो ऐसी हम्म। स्थिति में आज क्यों उनको चिंता नहीं हो रही है बिहार के मुख्यमंत्री की, जो 20 साल से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और 5 साल और सेवा करना चाहते हैं? तो उनके सेहत की चिंता करने की जरूरत है, लेकिन वो चिंता दिखाई नहीं दे रही, और ओपोजिशन उस पर जो है आक्रामक नहीं है। ये बात भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं, ये बात अगर ओपोजिशन उस पर आक्रामक नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं चीटी कर रहे हैं जनता को। जनता को उनको भी स्पष्ट तौर पर इस बात को उठाना चाहिए। यह उतना ही अहम मुद्दा है जितना बेरोजगारी का मुद्दा है, जितना महंगाई का मुद्दा है, या काला जो ये जंगल राज का मुद्दा है, उससे कम मुद्दा यह नहीं है। लेकिन सरकार तो खैर जाहिर इस मामले को दबाने की कोशिश करेगी, और दब गया। देखिए सम्राट चौधरी को बोल रहा, अमित शाह ने बोल दिया कि और बड़ा मंत्री बना देंगे। और भाई उससे बड़ा मंत्री क्या बनेंगे? फिर से सवाल खड़ा हो गया कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे कि कौन होगा? तो ये जो पशोपेश की स्थिति है बीजेपी की, वो बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री फिर से वही मोटिव इश्यूज रेज करने की कोशिश कर रही हैं कि मुख्य मुद्दों से किसी तरह से ध्यान भटक जाए, और
आरजेडी गठबंधन जो है वो उनके जाल में फंसेगा कि नहीं फंसेगा, ये एक दो रैली में साफ हो जाएगा। जी शंकर भाई। शिव कुमार जी, आपसे समझना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बातों का उल्लेख किया, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन, इन बातों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दुनाली लेकर आरजेडी के लोग चलते थे, और किस तरह से बहन बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है, डराने का खेल चल रहा है। तो क्या समझा जाए कि फिर से जो बीजेपी का एक विनिंग कार्ड है, जिसको कहते हैं कि वाइल्ड कार्ड होता है, कि हमेशा कुशासन या फिर जो जंगल राज है लालू प्रसाद यादव का, उसकी याद दिलाकर एक तरह से जो बीजेपी का कैडर वोट है, एनडीए का कैडर वोट है, उसको कंसोलिडेट करना, ताकि आरजेडी का माहौल बन ना पाए। देखिए, इस माने में तो नीतीश कुमार के जिला में ही हाल में कांड हुआ हम्म। और गोलियां चली, लोग मरे, हम्म। लाशें गिरी। हम्म। पटना की सड़कों पर लाशें गिरी है, अपराध कर्मियों ने गिराया है, अपहरण की घटना घटी है। तो कुल मिलाकर के कहना चाहिए कि नीतीश कुमार का 5 साल जरूर बेहतर रहा था, हम्म। लेकिन आज के समय में प्रशासन पर उनका कोई भी नियंत्रण नहीं रहा। बल्कि और आपके प्रशासन, किसी आपके जो मोकामा के हाँ कैंडिडेट बिल्कुल, आज ही, आजी बिल्कुल अनंत सिंह की गाड़ी के कुछ लोगों ने कहा जा रहा है कि उन पे हमला करके उनको घायल करके और उनकी डेथ हो गई है। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो आप समझिए, मध्य चुनाव चुनाव उसकी शुरुआत हुई, प्रचार चल रहा है। प्रधानमंत्री पता नहीं नींद की गोली में बोल जाते हैं या बिना नींद की गोली में बोल जाते हैं। ये बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप लोग पूछिएगा उनको, वो ही बात रटते रहते हैं, रटते रहते हैं। पहले एक चलता था ना कि पुरानी बोतल में नई शराब, लेकिन हम्म। ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये नई बोतल में पुरानी शराब परोसने का काम कर रहा है। हम्म। बिल्कुल। वही जंगल राज, अरे जंगल राज जब था, 5 के बाद खत्म हो गया, तो 5 में जो बच्चा पैदा लिया, आज वो 20 साल का, हम्म। उसने जंगल राज नहीं देखा है। उसके सामने में मामला है पढ़ाई लिखाई का, उसके सामने में मामला है उसके रोजगार का, नौकरी का, उसके सामने मामला है अपने परिवार के भरण पोषण का। तो उसके बारे में तो ये कुछ बोलते नहीं, कभी बताते नहीं कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। गाड़ी चला दिया तो उन्होंने कहा कि हम तो अहमदाबाद से छठ पर आने वाले लोगों के लिए सहूलियत के लिए गाड़ियां चला दी। अरे अहमदाबाद लोग ना जाए, बिहार के लोग बिहार में ही कमाए, कहीं रोजी और रोजगार की व्यवस्था हो, इसके लिए आपने क्या किया? ना आपने 11 साल में कुछ किया, ना नीतीश जी ने किया। आपका ये कहेंगे पुल बना दिया, सड़क बना दिया, ठीक है भाई, आपने पुल और सड़क में बेहतर काम किया है। लेकिन हमारे देहात में एक कहावत है, हम्म। पेट में खर नहीं सींग में तेल। समझ हम्म। गए? वाह। इसका अर्थ समझते होंगे आप, समझ गए ना, कि पेट में खर नहीं सींग में तेल। हम्म। आने जो बुनियादी चीज है, भोजन है, वह लोगों को जुटा गया नहीं, जानवर को। और उसके सींग में आप मालिश कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, तो उससे चमक कहाँ से बढ़ेगा? उससे तो चमक लेकिन बढ़ेगा नहीं। आप लोगों ने, जनसुराज ने इन मुद्दों को नैरेटिव में लाने की पूरी कोशिश की कि विस्थापन का जो मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, आप लोग लॉ एंड ऑर्डर पे उतना ज्यादा मुखर नहीं थे। आप लोगों ने विस्थापन और रोजगार को मुद्दा एक तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश हाँ की। बिल्कुल, ले ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोगों ने इन मुद्दों को, बुनियादी मुद्दों को उठाने का काम किया, हम्म। समझ गए? लेकिन हुआ हुआ अब ये कि जिस तरह से हमारे संगठन ने टिकट बांट देने का काम किया, उसमें अब हमारी ही जो है कमजोरी सामने आने लग गई है। हाँ, अब आपके मुद्दे मुद्दे सब वो गायब हो गए। अब सब वो तेजस्वी हाँ, यादव कहीं ना कहीं अब आइडेंटिफाई बिल्कुल उस बिल्कुल, मुद्दों से कर रहे हैं। हम आपसे इसमें सहमत है, बिल्कुल सहमत है। पता नहीं पार्टी अभी तक क्यों नहीं हमको निकाल रही है, ये अभी मेरे लिए आश्चर्य है। समझ चु, गए चु, ना? चुनाव के बाद आपको निकालेगी शायद, अरे चुनाव का चुनाव के पहले ही निकाल देना, अच्छा। चुनाव के पहले निकाल दें, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ कि जन स्वराज अपने उठाए गए मुद्दे से पीछे हट रही है। हम्म। जन स्वराज ने जो वादा बिहार की जनता से किया था, उस वादे पर कायम नहीं रही। मैं तो हम्म। इन बातों को बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ। और जहां तक इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की बात है, तो इन हम्म। दोनों में कोवर छोड़ कहूं अपराध हूं। हम्म। दोनों ओर से तो दिए गए हैं अपराध कर्मियों को टिकट।
आज के ही भास्कर ने निकाला कि शायद 20 से ज्यादा जो है इस बार अपराध कर्मियों को टिकट दिया गया। किसी ने इसमें परहेज नहीं किया, न बीजेपी ने परहेज किया, न जदयू ने परहेज किया, न चिराग जी ने परहेज किया, न हमने परहेज किया उधर से भी, और इधर भी परहेज आरजेडी ने नहीं किया है, कोई परहेज नहीं है उनके पास भी। तो दोनों ओर से तो अनंत सिंह जो है वो जदयू के ओर से हैं ताने हुए कार्बाइन, और राजद की ओर से सूरजभान है मैदान में कार्बाइन लेकर के। तो ये तमाशा है, ये तो तमाशा है और कुछ नहीं है इसके सिवा। प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं, बेतुकी बातें। शीतल जी, आपसे समझना चाहूंगा कि एक तरफ जो आपने कहा कि जो समाज में इनइक्विटी है, जो असमानता है, उसकी एक तरह से लड़ाई बिहार में चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो ये नैरेटिव की जो जंग है, जिसमें कि आरजेडी उस नैरेटिव को के जरिए अपने बेस को और एक्सपैंड करना चाहता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट जो है, रोजगार का जो मुद्दा है, बिहार का एक सबसे प्रमुख मुद्दा है, लाइवलीहुड का जो मुद्दा है, उसमें उनका ज्यादा क्रेडेंशियल है, क्योंकि वो 2020 का जो प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड गिनाते हैं बार बार कि उनके दबाव में नीतीश कुमार को नौकरियां बांटनी पड़ी। लेकिन आपको लगता है कि जनता उससे आइडेंटिफाई कर रही है अपने को, या अभी भी जो एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो ट्रस्ट फैक्टर है, वो ज्यादा मजबूत है इस समय बिहार के चुनाव में जो कैंपेन चल रहा है उसमें देखने को मिल रहा है? देखिए, एनडीए के पास जो फैक्टर है वो ट्रस्ट फैक्टर से ज्यादा उनके पास सवर्ण जातियों में, जैसा मैंने पहले भी कहा था, एक 90% तक समर्थन उनके पास है। और चूंकि वहां के जो लेकिन सर्वेक्षण उससे के तो आंकड़े, सरकार नहीं बनेगी ना, वो तो 10-11% नहीं, सवर्ण जातियां हैं। जी 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 जी, वो 12-13% है। उसके बाद उन्होंने, आप हम लोग अब सभी जानते ही हैं कि जो बाकी जातियां हैं, जो पिछड़ी, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक, इनमें आधा आधा विभाजन है। एक हिस्सा है जो उनके सामने लड़ाई लड़ रहा है और उसके साथ कांग्रेस वगैरह ने अलायंस कर रखा है। एक हिस्सा है जिसने बीजेपी के साथ अलायंस कर रखा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तो ये सब आते तो एक ही जगह से हैं, लेकिन ये दो हिस्सों में बटे हैं। फिर इसमें छोटे छोटे और समूह हैं, पासवान हैं या मांझी साहब हैं, ये सब। तो इस तरह से एक कोलाज बनाया जाता है जो मिराज प्रस्तुत करता है। एक रियलिटी होती है, एक मिराज प्रस्तुत करता है। तो एक ओर से मिराज सामने है, दूसरी ओर से रियलिटी है। रियलिटी ये है कि समाज में बहुत असंतोष है संसाधनों के बंटवारे को लेकर, जुडिशरी, मीडिया, इन सब पर कब्जे को लेकर, सरकार पर एग्जीक्यूटिव वगैरह के हिस्से को लेकर, शिक्षा के हिस्से को लेकर। तो और अब उसमें नीचे कुछ पहुंचा नहीं है, चाहे ये कहें या वो कहें, दोनों तरफ से नीचे तो बहुत कुछ खाली खाली है। इसीलिए लोग वहां से निकल के बाहर जाते हैं कुछ अपने लिए अर्जित करने के लिए। अगर वहां कुछ होता तो वहां क्यों नहीं रुकते लोग? तो ये एक रियल परिस्थिति ये है। अब उसको एड्रेस करने के लिए, चूंकि जो आजकल कम्युनिकेशन के साधन है उसमें जो पैसा बहुत सारा लगता है। अब बिहार जो इतना गरीब राज्य है, लेकिन वहां आप प्रत्याशियों की सूची में जो एडीआर ने डिटेल्स दिए हैं, वो बता रहे हैं कि चुनाव लड़ने वाले तमाम लोग, उसमें एक बहुसंख्यक संख्या उनकी है जो करोड़पति हैं। जिस राज्य में 94-95% लोगों के पास दोपहिया भी नहीं है। 94% लोग बिहार में ऐसे हैं जिनके पास दोपहिया तक नहीं है। लेकिन वहां जो चुनाव लड़ रहे हैं लोग, उनके पास एक एक के पास 700-700, 600-600 गाड़ियों। मोकामा में आप देखते हैं कि अनंत सिंह निकलते हैं तो उनके पीछे 300 गाड़ी, 400 रहती है, दूसरे वालों के भी रहती है। और ऐसे बहुत से नायक हैं वहां जिनके पास ऐसे ही काफिले होते हैं। तो ये आश्चर्य, और बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स और जहाज मैदान में हैं। तो एक और संसाधनों का इतना वो, और जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वगैरह जाते हैं या अन्य लोग, बड़े लोग जाते हैं, गृह मंत्री हमारे जाते हैं, तो सरकारी साधन संपन्नता वहां नजर आती है, उनके आयोजनों वगैरह का जिस तरह से होता है। तो ये सब हो रहा है वहां। लेकिन इसके बावजूद आज की जो दो सभाएं हुई, कल जो नई कंट्रोवर्सी डेवलप की गई थी, लग रहा था कि वो डेवलप होगी। छठी मैया वाला जो इशू था कि एक पक्ष कह रहा था कि राहुल गांधी के बयान से छठी मैया का अपमान हो गया है, दूसरा। लेकिन जो नालंदा की सभा थी और जो दूसरी सभा दो आज हुई राहुल गांधी की, दोनों में काफी बड़ी भीड़ हुई। तो इससे लग रहा है कि चुनाव जो है वो दोनों पक्ष बहुत ही मजबूती से आमने सामने है। अब जो कुछ फैसले होंगे वो बहुत सारा इस पर निर्भर करेगा कि चुनाव लड़ने की जो मशीन तैयार की जाती है
वो मशीन किसने कितनी कुशलता से तैयार की है अपने एक मतदाताओं। एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा कि अक्सर हाँ हम लोगों ने अलग अलग राज्यों में चुनाव कैंपेन को या नेशनल जो जनरल इलेक्शन था उस कैंपेन को देखा है। तो जब चुनावी कैंपेन शुरू होता है जिसमें कि 10-12 दिन 15 दिन या 20 दिन का समय मिलता है, तो जो दोनों जो बड़ी पार्टियां होती है या जो गठबंधन होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि आर्टिफिशियल इशू को क्रिएट करना, जो रियल मुद्दे हैं उस पे बहस ना हो। और इसलिए आप देख रहे हैं कि छठी मैया का मुद्दा आ गया है, प्रधानमंत्री चुन चुन के कामदार नामदार वाला इशू कर रहे हैं। जैसे कि पहले उनकी मां का अपमान हुआ, वैसे ही अब छठी मैया के अपमान का वो मुद्दा ले आए हैं। तो आपको लगता है कि इससे जनता की जो साइकोलॉजी है, जो उनका पर्सपेक्टिव बनता है वोट देने का, उस पर प्रभाव पड़ता है, या फिर ये फिर किस लिए किया जाता है? देखिए, हर चुनाव में करीब 12 से, जैसे सेफोलॉजिस्ट बताते हैं, अब वो अध्ययन चूंकि इस तरह का वही लोग करते हैं, तो हमें हम्म। उसके बाद के अलावा हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है, कि हम्म। 12 से 15% फ्लोटिंग वोट हर जगह होता है। हम्म। विभिन्न राज्यों में विभिन्न कारणों से थोड़ा बहुत इसमें प्लस माइनस हो सकता है, कि किसी में 10 रह जाए, किसी में 16 हो जाए, ऐसा हो हम्म। सकता है। एवरेज हम बीच का मान लेते हैं कि 12 से 15% करीब फ्लोटिंग वोट होता है। लास्ट में जो कोशिश होती है इस फ्लोटिंग वोट को अपने पार्ले में लाने की होती है। एक तो ये परसेप्शन वाला मामला है। दूसरा होता है जो उनकी मशीनरी होती है, उसमें ऊर्जा का संचार कैसे हो, कि वो हम्म। अपनी ड्यूटी चुनाव के दिन और उसके बाद कैसे निभाए, कैसे उस समय सब लोग उपस्थित रहें, कोई गड़बड़ी न होने दें, या गड़बड़ी अपने पक्ष में करें। इन सब के लिए ये सब किया जाता है, उनमें उत्साह भरने के लिए ये सब किया जाता है। तो ये, और बाकी चीज ये होता है कि आज के चुनाव में जो उससे ज्यादा कुशलता हो गई है, कि तकनीक का कैसे, ऐसी तकनीक का जिसमें चुनाव के कानून कायदों को कैसे एक पक्ष में इस्तेमाल कर लिया जाए और कैसे दूसरे पक्ष के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे दिल्ली के चुनाव में हमने देखा कि एक प्रत्याशी जो मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़े थे, जो मंत्री हैं, उनके यहाँ से बाकायदा उन्होंने खुलेआम रुपए बांटे। वीडियो थे इसके, वीडियोस थे, बयान दे, जो रुपए ले रहे थे, रुपए के साथ उन्होंने बयान दिए, सब कुछ था, शिकायतें हुई, कोई एक्शन उन पर नहीं हुआ। तो ये दूसरी ओर, दूसरे पक्ष में हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्शन हो जाते हैं। दूसरे, आप जानते ही और हम सब लोग जानते हैं कि इन चुनाव में बहुत सारा पैसा कैश बंटता है आखिरी रातों में। बहुत सारे प्रत्याशी, पार्टियां जो है कैश से कुछ मतदाताओं को, या शराब बंटती है, जैसे बिहार में शराब बंदी बंदी है तो शायद उस तरह से न होता हो एग्जैक्ट, लेकिन कोई अवैध शराब बिकती ही है तो वो सब इस्तेमाल होता होगा। तो इन चीजों का जो इस्तेमाल होता है आखिरी मिनट में इन फ्लोटिंग वोट्स में से अपना हिस्सा बढ़ाने का, ये सब कार्रवाइयां कौन बेहतर करता है, ये लोग कई बार हम लोगों के आकलनों को इसीलिए फेल कर देते हैं, कि हम जो बिल्कुल। चुनाव देख रहे होते हैं और जो नतीजा आता है, उसमें ये फैक्टर्स जो है चीजों को बदल देते हैं। और कई बार ये कई जगह महाराष्ट्र में और हरियाणा में और अन्य जगहों में सारी सर्वेक्षण एजेंसियों को इससे नुकसान हुआ, और बहुत सारे जो फील्ड में जाके आकलन करते हैं उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि इन चीजों का कोई आप तखमीना नहीं लगा सकते। इनके अंदाज जो है कहाँ किसके पक्ष में फूटेंगे, ये नतीजों में ही नजर आता है। तो अब वक्त वहां पहुंच गया है, क्योंकि 6 तारीख को तो मतदान है, 4 को ये बंद हो जाएगा प्रचार। और हम आप जब ये कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं, तो अब 5-6 दिन ही बचे हैं, 4-5 दिन प्रचार के। तो आखिरी दिनों में इसी फ्लोटिंग वोट पर ये मारामारी रहती है। रविंद्र, आपसे समझना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने अपने भाषण में अभी तक प्रशांत किशोर के ऊपर कोई अटैक नहीं किया है या उनके ऊपर कोई बातें नहीं कही है। जबकि बीजेपी के जो राज्य के नेता हैं वो इससे पहले उनके ऊपर हमला करते रहे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर को ये कोई सीरियस प्लेयर नहीं मान रहे? उनको लगता है कि एक्चुअल जो मुकाबला है वो महागठबंधन से है, इसलिए उनके ऊपर कोई अपनी एनर्जी खर्च करने का कोई फायदा नहीं है? शंकर भाई, प्रशांत किशोर को तो ये प्रवक्ता भाई साहब बैठे हैं जन सुराज की, ये भी सीरियस नहीं मान रहे हैं। ये ये खुद ही कह रहे नहीं, हैं। नहीं तो ये तो रेबल नेता जनसुराज के हो गए हैं, तो इसलिए इनकी बातों को हम लोग उसी तरह से ले। लेकिन देखिए, अब एक बात तो ये बिल्कुल सही आपने कही, एक तो तय हो गया है कि भाई चुनाव आमने सामने का हो गया। हम्म। जनसुराज पार्टी जिस तरीके से शुरू में एक मोमेंटम गेन करने में कामयाब हुई थी, एक वो कहीं ना कहीं खालिस्तान भरने की जो कोशिश कर रही थी, हम्म। उसमें अब वो कहीं धीरे 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 ऑपोजिशन ने अपना स्पेस वापस गेन कर लिया है। और हम्म। जनसुराज के पास अब ना कोई खास मुद्दे बचे हैं, और ना उनके पास कोई बहुत ताकत उनकी ग्राउंड पे दिखती है। टेलीविजन में जरूर
प्रशांत किशोर क्योंकि अपने हिसाब से मैनेज करने में माहिर हैं, वो टेलीविजन पे तो जरूर दिखते हैं, सोशल मीडिया पर उनके वीडियो रील्स जरूर दिखती हैं। लेकिन अब ऐसा कोई इशू नहीं है लोगों के जहन में कि जो ओपोजिशन से अलग इतर प्रशांत किशोर उठा रहे हों, या किसी एक इलाके में एक जाति में उनकी बहुत ज्यादा ताकत दिखती हो, ऐसा अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोई प्रशांत किशोर के इश्यूज या मुद्दे अब नहीं बचे हैं। ओपोजिशन के साथ सीधे मुकाबला जो है अब नीतीश कुमार का है। अब बीच में मुझे लगता है कि 2-4% का ही मामला रह गया, कोई और बाकी पार्टियां लेके जाएंगी, और कुछ अब बचा नहीं है, सीधा आमने सामने का मुकाबला रह गया। जो राहुल गांधी ने आज के भाषण में जो बातें कही कि किस तरह से प्रधानमंत्री ट्रंप से डरते हैं और दुनिया के अलग अलग देशों में ट्रंप भारत का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं, इंदिरा गांधी कितनी मजबूत थी। आपको लगता है कि बिहार जैसे राज्य में इस तरह के भाषण का कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, या राहुल गांधी को रोजगार के ऊपर ज्यादा अटैक करना चाहिए, सरकार की नाकामी भ्रष्टाचार के ऊपर ज्यादा अटैक करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है शंकर भाई कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ये गठबंधन ने एक साथ मिलकर शायद ये तय किया होगा कि राहुल गांधी को आखिरी में, बिल्कुल हम्म। जब चुनाव के नजदीक लेके आए। क्योंकि अगर राहुल गांधी जब भी आते हैं, जब भी किसी इलाके में भाषण देने जाते हैं, तो कम से कम मीडिया का पूरा फोकस तेजस्वी से हटके राहुल गांधी पे चला जाता है। हम्म। और इस तरह के इश्यूज, जाहिर है जैसे आपने सही बात बोली, इस तरह के इश्यूज जब वो उठाते हैं, क्योंकि भाई वो तो राष्ट्रीय नेता हैं, उनको तो बिल्कुल। लोकसभा के हिसाब से अपना कैंपेन, अपनी स्ट्रेटेजीज को तैयार करना है। अब वहां खड़े होके वो मोकामा की बात करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। तो बिल्कुल हम्म। लोकल लेवल की बात करेंगे तो उनके हिसाब से नहीं जमता है। तो इसलिए वो राष्ट्रीय मुद्दे उठाते हैं और एक पूरे परिदृश्य को वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री वहां पर फेल हुए हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में तो चुनाव में वहां पर सीट ले लेते हैं हम्म। नीतीश कुमार के साथ मिलके, लेकिन मोदी वहां पर अपने लिए या बीजेपी के लिए विधानसभा में वोट गेन कर पाने वाले कामयाब नेता अभी तक नहीं बन पाए हैं। आज हम्म। तक जो बीजेपी ने चुनाव लड़े हैं उसमें नीतीश कुमार की उनको जरूरत है ही है। बिल्कुल। और नीतीश कुमार का मतलब है कि ओबीसी या ईबीसी का एक नेता जिसकी महिलाओं में एक अच्छी पकड़ है। साथ में देखिए, छोटी पार्टियां जो हैं, चाहे वो हम पार्टी है या उपेंद्र कुशवाहा की है और चिराग पासवान, ये अलग अलग ओबीसी और दलित जातियों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मूल रूप से वहां की जो राजनीति है उसमें स्वर्ण जातियों को, जैसे शीतल जी ने भी इंगित किया है, हम्म। स्वर्ण जातियों को अपने लीडर के तौर पर एक ओबीसी या दलित चेहरा चाहिए ही। हम्म। अगर कोई स्वर्ण नेता वहां पर बनने का अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करेगा, तो मुझे लगता है अब बिहार उससे तो आगे निकल गया। चाहे कोई बिल्कुल। भी पार्टी जीते, लेकिन अब बिहार में स्वर्ण जाति के नेता के लिए जगह बची नहीं है। और ये मुझे लगता है सोशल एंगल पर एक बड़ी विक्ट्री है। उसमें दोनों की बड़ी हिस्सेदारी है, लालू यादव की भी है और नीतीश कुमार की भी है, चिराग पासवान की भी, रामविलास पासवान की भी है, और उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन बावजूद इसके अपने इलाके में, अपनी जाति में इन्होंने अच्छी खासी पकड़ बनाई है। और ये स्वर्ण जातियां जो कई इलाकों में आज भी ये मानती थी कि हमारा ही क्षेत्र अधिकार है और हमारा ही जो वर्चस्व है वो यहां पर बना रहना चाहिए, उनको तोड़ना और उनको इतना मजबूर कर देना कि उनको अब जरूरत पड़ेगी ओबीसी समाज के नेताओं की या दलित समाज के नेताओं की अपनी राजनीति चमकाने के लिए। तो देखिए, बीजेपी चाहे वहां पर किसी को भी प्रोजेक्ट करे, चाहे कुशवाहा समाज के सम्राट चौधरी को करे या किसी और ओबीसी समुदाय के नेता को करे, लेकिन हम्म। कभी चेहरे के तौर पर किसी स्वर्ण जाति के नेता को पैदा अब आगे प्रोजेक्ट करने की हिम्मत अब बीजेपी कर नहीं पा रही है, ना कांग्रेस कर पा रही है। जबकि कांग्रेस ने तो देखिए कितने बार, 3-3 बार भोला पासवान शास्त्री को सीएम बनाया, वो तो बिल्कुल। दलित थे। लेकिन वो शुरुआत जो हुई कांग्रेस की भी, वो तो स्वर्ण जाति के नेताओं से ही वहां पर हुई। हम्म। लेकिन अब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा योगदान होगा जनता दल का, जनता दल परिवार का, जिस से सारे पार्टियां निकली हैं, कि उन्होंने जातिगत जो वर्चस्व था उसको खत्म किया और सामाजिक तौर पर कम से कम, अभी बराबरी तो नहीं आई चलिए, लेकिन एक कुछ लोगों को, समाज के कुछ लोगों को तो राजनीति में ऊपर उठाने की जो एक बड़ा योगदान था, कम से कम मुझे लगता है मायावती के मुकाबले में बिहार में ज्यादा देखने को मिलता है। बिल्कुल। एक अंतिम टिप्पणी शिव कुमार जी आपसे लूंगा कि 2020 में नीतीश कुमार को एक तरह से बैगेज माना गया था। ये माना गया था कि नीतीश कुमार गठबंधन में एक तरह से सबसे पिछले पायदान पे उनको ढोया जा रहा है, लेकिन इस चुनाव में लग रहा है कि नीतीश कुमार ही इलेक्शन को ड्राइव कर रहे हैं एनडीए की तरफ से। देखिए, यह बात सही है कि बिहार में बीजेपी का कोई जनाधार बहुत नहीं है, हम्म। और बीजेपी बिना नीतीश के कंधा लगाए हुए यहाँ हम्म। बैतरनी पार नहीं कर सकती है। हम्म। तो नीतीश को लेकर के चल रहे हैं,
लेकिन अभी भी बिहार में ओबीसी में या भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि वो जीतने के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रखेंगे। एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, आपको मैं बता दूं। लेकिन और यह जो अब तो सब अमित शाह से लेके सबको ये कहना पड़ रहा है कि भाई यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं और यहाँ पे नीतीश कुमार हैं। वो ठीक है, उनकी बातें अपनी जगह है, हम्म। लेकिन भरोसा पूरी तौर पर लोग कर नहीं पा रहे। यह भी बात आपको बता दें। तो इससे तो नुकसान होगा फिर बीजेपी का। हाँ, इससे नुकसान हो सकता है अरे बीजेपी। शंकर भाई, अगर ये वैकेंसी नहीं है तो चुनाव काहे को हो रहा है? ये 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 अच्छा, ये उसमें भी नुकसान जो नहीं कि अमित शाह का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा क्राफ्टेड स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि आ- वैकेंसी नहीं है, लेकिन ये अब नहीं कह रहे हैं कि भाई चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। यही संदेह का घर है ना, संदेह तो वहीं पर हो रहा है। हम्म। इसीलिए जो ये ओबीसी है वो बड़ा इसमें भ्रम की स्थिति में आ रहा है, और इसी को क्लियर अभी तक नीतीश कुमार भी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पार्टी भी क्लियर नहीं कर पा रही है। तो एक भ्रम की स्थिति बन रही है। और आप देखेंगे कि जगह जगह उनके ही समुदाय, नीतीश जी के समुदाय के लोग बहुत जगह बागी होकर के भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम्म। बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो अगर घाटा देंगे तो नीतीश जी को ही घाटा देंगे, हम्म। बीजेपी को ही घाटा देंगे। यह भी एक बड़ी बात है देखने वाली। इतने बागी इसके पहले के विधानसभा के चुनाव में कभी नहीं हुआ था। और उससे भी बड़ी बात कि नीतीश जी के समुदाय के लोग बागी हो रहे हैं, अच्छा, तो एक बड़ी बात। ठीक है। तो आज के कार्यक्रम में शिव कुमार जी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। रविंद्र जी आपका आपको बहुत बहुत भी। धन्यवाद। और शीतल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री ने कुल मिलाकर एक मैसेज देने की कोशिश की है, जंगल राज की फिर से याद दिलाने की कोशिश की है, ताकि जनता के बीच में और खास करके जो युवा समुदाय हैं, जो यूथ तेजस्वी यादव के रोजगार के वायदे से या सरकारी नौकरी के वायदे से तेजस्वी यादव या महागठबंधन की तरफ उनका झुकाव हो सकता है, उस युवा को प्रधानमंत्री टैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनके जंगल राज को भूले नहीं और किस तरह से इन्होंने जमीन लिखवा ली थी अपने नाम पे। और साथ ही प्रधानमंत्री जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर अटैक कर रहे हैं कि ये तो सजा याफ्ता है, ये तो बेल पे निकले हैं, इनके वादों का क्या। तो कुल मिलाकर जो एक एस्पिरेशन की इंडिया है, एस्पिरेशन का जो बिहार है, जो आकांक्षाओं का बिहार है, और दूसरी तरफ जंगल राज की याद जो उनका वाइल्ड कार्ड ट्रम्प कार्ड है, इन दोनों के सहारे प्रधानमंत्री अपनी स्ट्रेटजी को शेप अप कर रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।